एक ऐसा शख्स जिसके पास है 1 लाख कार्यकर्ताओं की भीड़, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ आंदोलन के लिए पहुंच जाता 500 ट्रैक्टर लेकर के, एक ऐसा शख्स जो 200 स्कूलों के अंदर उनको डिजिटलाइजेशन करने के लिए पूरी कार्यकर्ताओं की टीम झोंक देता है कि शिक्षा का वातावरण ठीक हो। कौन है वो शख्स? थार नगरी से आने के साथ में पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस वक्त युवा दिलों की धड़कन है। जी हाँ, हम बात करें थान सिंह डोली की। पचपदरा से चुनाव लड़ने के साथ में हिम्मत नहीं हारी और लगातार सक्रिय रहे। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ में थान सिंह डोली खुद मौजूद है। ये वही कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर के कई राजनीतिक हस्तियां, केंद्रीय मंत्री भी आते हैं। लेकिन इस खास मुलाकात में हम थान सिंह डोली से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी शादी चर्चित क्यों रही। हम ये जानने की कोशिश करेंगे जब जनता ने हरा दिया तो फिर जनता के साथ क्यों खड़े हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगली बार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। थान सिंह जी, आपका इस खास मुलाकात करके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। थान सिंह जी, सुना कि संकट मोचक से आपका बचपन से रिश्ता रहा है। आराध्य देव आपके संकट मोचक है, हनुमान जी की आप पूजा करते रहे हैं, आज तक आप अपने आप को यहाँ तक पहुँचे। लेकिन दूसरे संकट मोचक ने आपको इतना बड़ा ब्रेक दिया, आपको लॉन्च किया। अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल की, और आप जिस क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा, कारण जो भी रहे आप चुनाव हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चेहरे पे ओज वो का वो है, तेज वो का वो है, भीड़ वो की वो है। तो आखिर क्या वजह रही कि आप चुनाव हारे और नई हिम्मत के साथ, चौगुने जोश के साथ खड़े? उसके पीछे वजह क्या है? देखिए साहब, सबसे पहले तो कौन नहीं है जो बजरंगबली को नहीं मानता, संकट मोचन को नहीं मानता। जब जब तकलीफ पड़ी है, जब जब किसी भी व्यक्ति को मुसीबत आई है, उसने हमेशा संकट मोचक का सहारा लिया है। और मैं तो बचपन से ही बजरंगबली का भक्त रहा हूँ, और हमेशा जब भी संकट होता है उनको याद करता हूँ, मुश्किलें पार होती है। और जब राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो मुझे इस राजनीति का संकट मोचक हनुमान का सहारा मिला। मेरे आदरणीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे चुनाव मैदान में उतारा और दिखाया कि राजस्थान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जनहित में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यानी कि संकट मोचक जो शुरू से आपके साथ रहे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और जब संकट मोचक यानी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जो शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की, आपको लगता है कि आपकी जड़ें मजबूत हुई हैं? सबसे पहले जिंदगी में जरूरी होता है कि आप सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है, आपको वो मंच कौन दे रहा है, आपको स्थान कौन दे रहा है, और आपकी जो अंदर की काबिलियत है उस काबिलियत को परख कौन रहा है। ये परखने का काम आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने किया, और आज उन्हीं के विश्वास पे खरा उतरते हुए हर जगह पर उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और साथ ही चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय होता है। चुनाव हार गए, ये तय नहीं करता चुनाव हारने के बाद आप कहाँ रहोगे। चुनाव हारने के बाद अगर आपने उद्देश्य ये तय कर लिया कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, मुझे सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन जीना है, तो आप निश्चित ही काम करने दिन रात मेहनत करोगे। और राजनीति करना और चुनाव लड़ना ही उद्देश्य होता तो मैं भी दूसरे दिन चला जाता, लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि जो हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, उस राह को आगे बढ़ाते हुए जिस हिसाब से वो दिन रात सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं, उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरे के पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ। मगर हनुमान बेनीवाल ही क्यों? कांग्रेस आज सबसे पुरानी पार्टी है, भाजपा इंटरनेशनल पार्टी हो गई है, और केजरीवाल तो मुख्यमंत्री भी बन गए, कई जगह सीटें भी ले आए। तो हनुमान बेनीवाल ही क्यों? हनुमान बेनीवाल क्यों? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, और हनुमान बेनीवाल जी की जो विचारधारा है वो किसान, दलित, पीड़ित की है। इसी वजह से हनुमान बेनीवाल जी के साथ में लगे। अगर टिकट देते नहीं देते तो भी हम यहाँ मजबूती से खड़े रहते। संकट मोचक रूपी हनुमान बेनीवाल आपके साथ रहे, फिर भी आप चुनाव हार गए। चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय है। देखिए, थान सिंह तो एक साधारण किसान का बेटा था, जिसके पास ना सुविधाएं थी, जिसके पास ना धन बल था, जिसके पास ना व्यवस्थाएं थी, जिसके पास और जिसके कार्यकर्ताओं के पास ना तो बड़ा चुनाव लड़ने का अनुभव था, फिर भी बड़ी मजबूती से दोनों पार्टियों को टक्कर देते हुए हमने चुनाव लड़ा। यही हमारी ताकत है और यही हनुमान बेनीवाल जी ने सिखाया। लेकिन कहते हैं कि अपन सीधा सीधा चलते गिर जाते हैं, उठने की हिम्मत नहीं रहती। चुनाव हार गए
तो आप दुगने जोश के साथ खड़े हो गए और चौगुने जो जोश के साथ भीड़ जोड़ ली है, तो उसके पीछे कारण क्या आपको निराशा नहीं हुई कि यार मैं तो चुनाव हार गया, मुझे भी औरों की तरह घर बैठ जाना चाहिए? हमारे अपने लोगों को आगे कैसे ला सके, हमारे अपने लोगों को जो पिछले 75 सालों में जो कुठाराघात हुआ है उसके खिलाफ कैसे लड़ सके, इसी उद्देश्य के साथ हम चुनाव मैदान में उतरे थे। हो सकता है पुराने लोगों के पास बहुत ज़्यादा अनुभव था, हमारे पास अनुभव की कमी थी। हम हमारी जो विचारधारा है, हमारा मैनिफेस्टो है, उसको धरातल पर उकेर नहीं पाए, इसलिए चुनाव हार गए। लेकिन हिम्मत और उम्मीदें नहीं हारी है। लेकिन खेजड़ी और औरन के मुद्दे को उठा करके क्या आपको लगता कि आप अगला चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, खेजड़ी और ओरण कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। खेजड़ी और ओरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। एक तरफ तो खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, हमारे लोक देवताओं ने बलिदान दिए हैं और शहीद हुए हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ी है, उस ओरण को तो हम कैसे जाने दे सकते हैं? ये ओरण एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ओरण हमारी साझी धरोहर है। खेजड़ी हमारी प्रकृति को बसाने वाली माँ है। हम खेजड़ी और ओरण के लिए राजनीति से परे हटकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 70% जो औरन की भूमि है वो अतिक्रमण के शिकार है। कहीं सरपंच का मकान बन गया, कहीं प्रधान का मकान बन गया, कहीं एमएलए का मकान बन गया, औरन की भूमि पर कब्जे किए हुए, न्यायालय में मामले चल रहे हैं, लेकिन आज तक इसका मैकेनिज्म नहीं निकला। तो अकेला थान सिंह डोली उसमें क्या तीर मार लेंगे? नहीं, मैं इसमें अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। देखिए, आप ओरण के लिए हमारे जैसलमेर से पद यात्रा निकली है, हमारे पूरे के पूरे पर्यावरण प्रेमी भाई है, ओरण प्रेमी है, जो इस सांस्कृतिक धरोहर में विश्वास रखते हैं। तो हम सभी लोग इसको बसाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ओरण के लिए यहाँ के लोगों ने जान गंवाई है, शहीद हुए, शहादत दी है, तो अब भी ओरण के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, चलो ओरण समझ में आ गया, आपका ये समझ आ गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में 200 स्कूल में जाकर के वो डिजिटलाइजेशन करने का ये कहाँ से आपके भूत सवार? आप ये स्मार्ट वाला ये क्या सिस्टम लेकर के, इससे फायदा है? इससे क्या बच्चे वोट देंगे आपको? मैंने पहले ही कहा, मेरा उद्देश्य वोट लेना नहीं है। वोट तो जब काम करेंगे तब ऑटोमेटिक दे देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कई जगहों पर हमारी टीम ने पूरा सर्वे किया, जहां हमें लगा कि जो हमारे मारवाड़ की, हमारे पूरे के पूरे इस पश्चिमी राजस्थान की जोधपुर संभाग की स्कूलों की स्थिति क्या है, इस पर हमने पूरी की पूरी हमारी टीम के द्वारा सर्वे करवाया। तब हमें ज्ञात हुआ जो दूर गांव हैं उन गांवों में स्कूलों की बहुत हालत खराब है। एक एक अध्यापक के भरोसे पूरा का पूरा विद्यालय चल रहा है और उन विद्यालयों में 250 से 300 लगभग 600-700 की बच्चों की संख्या है। तो हम लोगों को लगा कि हम सरकार से तो रोज लड़ रहे हैं, ये एक साइड की लड़ाई हो गई। और दूसरे साइड में अगर हम उनको ही कोसते रहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, हमारी ओर से क्या हो सकता है, इसके लिए हम प्रयत्न करें। तो मेरे टीम के सदस्यों ने एक सुझाव दिया कि भैया इसके लिए हम लोग अगर डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाए तो निश्चित ही उसमें एक साथ में बच्चे पढ़ सकेंगे, एक साथ में आधुनिक शिक्षा की जानकारी होगी और अध्यापकों की कमी है वहाँ पर भी ये काम आसान हो जाएगा बच्चों के पढ़ने के लिए। तो आप इसकी व्यवस्था कीजिए। तो हम लोगों ने तय किया कि भैया एक साथ तो कैसे होगा, तो हमने 3 साल का लक्ष्य रखा और 3 साल में 200 स्कूलों को डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे और उन स्कूलों के स्मार्ट क्लासरूम से आने वाला कल है बच्चे, उनके बारे में हमने विचार करते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया। इसकी शुरुआत साहिब नगर बालोतरा डोली खुर्द से की है हमने। तो ये भी चलो समझ में आ गया। अब जोजरी का लाभ मिलेगा तो जोधपुर को भी मिलेगा, तो पाली को भी मिलेगा, तो बाड़मेर को मिलेगा, तो बालोतरा पश्चिम को मिलेगा। तो चुनाव एक व्यक्ति एक ही जगह से लड़ सकता है। आपका टारगेट समझ में नहीं आ रहा। आपने जोजरी के मुद्दे को जिस शिद्दत से उठाया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आ गए, एनजीटी के डायरेक्शन आ गए, हाई कोर्ट के डायरेक्शन आ गए, ये पागलपन समझ में नहीं आ रहा। जोजरी तो यही थी, प्रदूषित हो रही थी, आपने जब मुद्दा उठाया उसके बाद सरकार ने जो बजट जारी किया, ये क्या मैकेनिज्म है? जब मैं पहली बार जोधपुर जिला कलेक्टर में बैठा, इस मामले को लेकर ग्रामीणों को लेकर गया, तब जिला कलेक्टर साहब को मैंने कहा भैया प्रदूषित पानी आ रहा है सर, इसके बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा। तब कलेक्टर साहब ने कहा ये सीवरेज का पानी है, प्रदूषित पानी नहीं है। तब उसी दिन अपना दिमाग खटक गया था कि भैया ये प्रदूषित पानी है, ये इनके मुंह से बुलवाना है। सबसे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना है तो ये प्रदूषित पानी है, ये कहेंगे तभी ये लड़ाई जीत पाएंगे। तब आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये पानी फैक्ट्रियों का है, प्रदूषित है और इस पानी से नुकसान भी हुआ है, इस पानी से जैव विविधता भी खत्म हुई है, इस पानी से वन्य जीव प्राणियों के ऊपर भी संकट आया है, सब तरह का नुकसान हुआ है।
और इस पानी के रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए। ये भी इनको हमारी ओर से प्लान बताया कि आप प्राइवेट कंपनियों को पीपी बेस पे इस पूरी की पूरी नदी को, जोजरी को और बांडी को दे दीजिए। वो खुद पानी ट्रीट करेगी, ट्रीट करके किसानों को बेचेगी, किसानों की भी खेती हो जाएगी और प्रदूषण से आज़ादी भी मिल जाएगी। हमारे व्यापारी भाई भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा औद्योगिक पूरा का पूरा कुनबा है वो भी बढ़ेगा, सब तरह से सुविधाओं का लाभ होगा। लेकिन इस बात पे विचार नहीं किया, इसलिए हमें आंदोलन की राह अपनानी पड़ी। और आज आंदोलन के माध्यम से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं संज्ञान ले रहा है इस मामले में। माननीय न्यायालय हमारा, आप देख रहे हैं पूरे के पूरा सिस्टम, सरकार भी कह रही है इसके लिए हम डीपीआर बनाने को राजी हैं। लेकिन आपको लगता है कि जब जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो उन पर चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जनप्रतिनिधि है या न्यायालय है, उन सबकी निगाहें जाती है? बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला मामला है जिसमें स्वयं संज्ञान लिया है हमारे पश्चिमी राजस्थान का। इससे बड़ी जीत क्या होगी आप बताओ मुझे। वो गब्बर है मगर आधुनिक। लोग कहते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता है तो कहते हैं काम कर डालिए, नहीं तो गब्बर यानी थान सिंह डोली आ जाएंगे। कौन और कैसे इस गब्बर की भूमिका को निभाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से क्या है कनेक्शन, इसके अलावा बाड़मेर के एक नेता से क्या है अंतर्गत संबंध और आने वाले समय में कहां से लड़ेंगे चुनाव, इन्हीं सब विषयों को लेकर के ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे थान सिंह डोली से। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात। आज हमारे खास मेहमान हैं थान सिंह डोली। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पश्चिमी तरह से चुनाव लड़ा, हार जीत सबकी होती रहती है। हारने के बाद भी जो आदमी जनता के बीच समर्पित रहता है तो जनता में विश्वास बढ़ता है। हमने कहा था कि गब्बर तो नहीं पर गब्बर से कम भी नहीं। जिस तरीके से सरकारी विभागों को जगाने की जो कोशिश थान सिंह डोली करते हैं, उनकी बान की जरा चालत है। थान सिंह जी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपसे डरते बहुत हैं। न तो आप कलेक्टर हो, न आप एमपी हो, न एमएलए हो, लेकिन नाम चलता है। ऐसा आपने क्या मैकेनिज्म सेट करके आपका नाम चलता है? देखिए साहब, हम तो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं और प्रशासनिक अधिकारी है वो भी हमारे भाई हैं। उनसे डरा के हमें कोई बड़ा नहीं बनना है। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो उनके ऊपर भी सरकारी प्रेशर होता है। तो उस समय हमें हमारी बात मनवाने के लिए हम उनसे कई बार आमने सामने भी होते, लेकिन संबंध किसी से हमारे ऐसे नहीं कि उसको व्यक्तिगत ही ले ले। लेकिन मजबूती से हमें ये भरोसा है, जब हम हमारे आंदोलन को लेके चले गए, हमारी बात को लेके चले गए, तो मनवा के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शादी कौन अपनी चर्चाओं में लाता है? आपकी शादी पूरी दुनिया में चर्चा में, ऐसा क्या था आपकी शादी के अंदर? देखिए, मैं तो नॉर्मल एक साधारण तरीके से शादी कर रहा था। लोगों का प्रेम था, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए। यही जिंदगी की असली कमाई है। जब आपके घर पे कोई बड़ा फंक्शन होता है, आयोजन होता है, उस समय आपकी व्यवस्थाएं करने वाले, आपके साथ खड़े रहने वाले, आपके उस कार्यक्रम को देखने वाले और उसके बाद उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये तो औपचारिक जवाब है। इसको आप गोल कर रहे हैं। आप तो ये बताइए कि कार्ड कितने छपे, मेहमान कितने आए और शादी सुर्खियों में क्यों आई? देखिए, मेहमानों की गणना नहीं होती है, जो आए वो मेरे भगवान है और भगवान का, खेतेश्वर दाता का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, बजरंग बली का आशीर्वाद रहा। और पूरा का पूरा कार्यक्रम है जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, विवाह। मेरे विवाह में बहुत अच्छी तरीके से पूरे के पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए और पूरे के पूरे मेरे अपने सामने वाले जो लोग हैं वो आशीर्वाद देने आ गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए कार्य, बताओ? इतने तो एमएलए एमपी के भी नहीं आते जितने मेरे खुद के लोग आ गए मुझे। तो यही तो आपकी खूबी है कि आप संख्या बताने से। खैर चलिए, हम जानना चाहिए ये कैसा पागलपन है। आंदोलन तो 15-20 लोगों को मिलकर के ज्ञापन देके भी हो सकता है। 500 फोटो सेशन वाला हमारा कार्यक्रम नहीं है। फोटो सेशन की बात नहीं, फोटो सेशन के विश्वास नहीं रहे, वो फोटो सेशन हो गया। 500 ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए आप, ये क्या पागलपन था? 500 ट्रैक्टर, किसान की बात आती है तब किसान का सबसे बड़ा हथियार है ट्रैक्टर। और उस ट्रैक्टर को लेकर अगर हम नहीं जाएंगे तो ऊपर मैसेज कैसे जाएगा कि किसान के बेटे लड़ने के लिए आ गए, इनकी बात मानो। रातों रात आदान अनुदान भी जारी करवाते हैं जब ट्रैक्टर लेके हम जाते हैं। तो पर सुना कि आपकी इस बाड़मेर के एक युवा नेता से बड़ी दोस्ती हो रखी है, वो क्या, किस तरीके से? मेरी तो सभी से दोस्ती है, किससे दोस्ती नहीं है बताओ? सबसे दोस्ती है। हमारी विचारधारा अलग है लेकिन
पर्सनल संबंध किसी से खराब नहीं। आपको लगता है पॉलिटिकल माइलेज देगा ये संबंध आगे कभी? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से दोस्तियां नहीं होती हैं, संबंध नहीं होते। संबंध हमेशा मेरे हिसाब से बिना स्वार्थ के रहे तो ठीक रहते हैं। लेकिन जब आपने पचपदरा से भाग्य आजमाया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, मगर अब आपको पूरे 8 जो जिले संभाग के हैं, उन संभाग के जिलों की समस्याओं को लेकर के आप एक मसौदा जो है मुख्यमंत्री को आपने सुझाव भेजा है, उसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। तो अब लोगों के पॉलिटिकल चश्मे लग गए कि क्या पूरे मारवाड़ में आप चुनाव लड़ोगे कहाँ से? इसमें चुनाव लड़ने जैसी बात नहीं है। जब पूरी की पूरी देश की निगाह इस पश्चिमी राजस्थान जोधपुर संभाग पे टिकी हुई है, पूरा का पूरा देश जानना चाह रहा है कि यहाँ पर उद्योग की इतनी अपार संभावना है, तो यहाँ एक तरह से औद्योगिक कॉरिडोर बनना चाहिए। सबसे पहला तो मैंने ये सुझाव भेजा कि औद्योगिक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसमें जोधपुर, पाली, बालोतरा, जालोर, बाड़मेर सहित इन तमाम जिलों को साथ में लेकर आप एक तरह से औद्योगिक कॉरिडोर बना सकते हैं। जालोर का ग्रेनाइट, बालोतरा की रिफाइनरी, पाली बालोतरा का टेक्सटाइल और जोधपुर का अपने पत्थर उद्योग सहित पूरे के पूरे बाड़मेर की जिप्सम, तेल, कोयला और एक सिवाना में एक अलग तरह का पदार्थ है जिसको रेयर अर्थ बोलते हैं, जिसका आज के दिन में चाइना का बहुत बड़ा मोनोपोली है, जिसमें परमाणु ऊर्जा में जो काम आता है, जो पदार्थ, वो पदार्थ बड़ी संख्या में बहुत बड़ा भंडारण सिवाना क्षेत्र में है। ये भी मुख्यमंत्री जी को मैंने सुझाव भेजा है कि बहुत जल्द इसका खाद्यान्न शुरू किया जाए, रेयर अर्थ का, जो बहुत महंगा बिकता है और बहुत बड़ा रेवेन्यू भी देगा। और इस समय में बहुत बड़ा तेल का भंडारण बाड़मेर, बालोतरा जिले में है और इसको बड़ी तरीके से अगर सजोया जाए और पूरा का पूरा औद्योगिक कॉरिडोर करके विकसित किया जाए, तो मैं कह रहा हूं आने वाली 7 पीढ़ियों में भी ये तेल खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा भंडारण हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिले में, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपने जितने भी वोट लिए, आपका क्या धर्म का फर्ज नहीं बनता कि उस इलाके के अंदर युवाओं को रोजगार, रिफाइनरी वाले में मामले में क्या इस मुद्दे को आपने टच करने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि रिफाइनरी में 80% भागीदारी है वो स्थानीय लोगों की होनी चाहिए। रिफाइनरी का प्रथम हक बालोतरा वासियों का होना चाहिए, बाड़मेर वासियों का होना चाहिए और उसके बाद सेकंड पूरे राजस्थान का होना चाहिए, उसके बाद देश की बारी आती है। हमने सुना कि आपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो जोधपुर बाड़मेर रोड को डेवलप करने के लिए एक आइडिया दिया कि वहाँ पे भी रोजगार के संसाधन खुल सकते हैं। देखिए, अब जोधपुर है, एक तो पाली साइड बढ़ रहा है ज़्यादा, एक बालोतरा साइड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जोधपुर में निश्चित ही बोरनाडा एक तरह से औद्योगिक हब है और इससे आगे बालोतरा तक एक तरह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट इस हिसाब से हो रहा है कि यहाँ पूरे के पूरे पेट्रोकेमिकल हब बनाने के लिए जितने भी उद्योग लगेंगे उसके लिए एक बहुत बड़े स्तर पर रिको या फिर दूसरे तरीके से ज़मीनें अलॉटमेंट करे या फिर कोई नया रास्ता बनाए, तो यहाँ एक बहुत बड़ा औद्योगिक हब विकसित हो सकता है। साथ ही आने वाला भविष्य का दुबई है हमारा ये बालोतरा, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली। लेकिन जो धार्मिक पर्यटन की बात करें, आपने कहा कि लगभग सभी जिलों में कोई न कोई देवी देवता का एक धार्मिक स्थल है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तो धार्मिक पर्यटन के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान का विकास रोजगार के लिहाज से हो सकता है। बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन का स्थल है, लेकिन सरकार के स्तर पर इसका वर्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए ताकि एक तरह से पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट हो और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं विकसित हो। धार्मिक रूप से कोई भी आदमी आए तो उसको पूरी की पूरी सुविधाएं मिले। पूरा का पूरा व्यापारिक क्षेत्र में एक तरह से नई क्रांति आएगी अगर इसके ऊपर अमल करते, विचार करते तो। नहीं सर, आपके किसान जो बाड़मेर के हैं, जैसलमेर के हैं, वो कभी अकाल में तरसते थे, सूखे से परेशान होते थे। अब बात यह है कि उन धोरों के ऊपर या तो खजूर की खेती हो रही है या अनार की खेती हो रही है, लेकिन एक बार खेती करी फिर फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कहते हैं कि उनको डायरेक्शन नहीं था, गाइडेंस नहीं थी। तो आपको नहीं लगता कि किसानों को प्रशिक्षण जैसा मुद्दा है जिसको लेकर के आपने आवाज़ उठाई, उसमें कुछ होना चाहिए? किसानों को शिक्षित करने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए अगर सरकार योजना बनाए तो निश्चित ही अगर यहाँ पर रेगिस्तान में खजूर की खेती हो सकती है, रेगिस्तान में केसर पैदा हो सकती है, रेगिस्तान में अनार पैदा हो सकता है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अगर वहाँ पर प्रॉपर रूप से इसकी मॉनिटरिंग हो तो बहुत बड़े और भी कई तरह की बागवानी खेतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं और किसानों को तरह तरह की योजनाएं जो सरकार की ओर से वो अगर दे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरह से कृषि क्रांति आ सकती है। नहीं सर, एक समझ में नहीं आ रहा कि आपकी गूगल वालों से या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कहीं कोई एडजस्टमेंट है क्या? आप
कोई पोस्ट डालते हैं थोड़ी देर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या पहुंच जाता है, या कोई एडजस्टमेंट किया हुआ है, कोई किसी को रखा हुआ है? कारण क्या है कि बुलंद आवाज थान सिंह डोले की सुनते ही लोग बस एक मैसेज डालते ही लोग आ जाते हैं? देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का प्यार है। हमारे पास तो प्रॉपर सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग भी नहीं है। जैसे आई पोस्ट डाल दी और कहीं गए वहाँ जानकारी दे दी, इतना ही करते हैं। ये तो लोग हैं जिनके लिए दिन रात भाग रहे हैं, आप देखते हो। ये कोई बताने की बात नहीं, खुद के मुंह से प्रशंसा करने वाली बात नहीं है। मैं कई रात तक सड़कों पर ही चलता हूँ, रात के 3 बजे 4 बजे। मेरे माताजी तो कहते हैं बेटा इतनी रात को सड़क पे चल रहा है, कुछ हो गया तो, कुछ घटना हो गई तो। मैंने कहा माँ, पहले के ज़माने में अपनी माता अपने बेटों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए भी भेजती थी, तो ये समझ आपका बेटा यहाँ पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर संभाग में, बाड़मेर जैसलमेर में हमारे किसानों की, पीड़ितों की और यहाँ के लोगों की जो पिछले 75 सालों की जो बुनियादी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क पे लड़ रहा है। तो कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम ये कुछ हो जाएगा, चले जाएंगे, रहेंगे। बस चले भी जाएंगे अगर काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते, तो माँ लोग ये आके तो कहेंगे कि उस माँ का बेटा था जो बड़ी मजबूती से सड़क पे लड़ाई लड़ रहा था और लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद चला गया। लेकिन वो जो आपके प्रशंसक हैं वो बार बार जानना चाहते हैं कि अगला पड़ाव कहाँ, अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये आप कभी पत्ते खोलते नहीं हो? मेरा तो पूरा का पूरा मारवाड़ है, कहीं से अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो लड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। लोगों का प्यार है, कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव लड़ना एक उस समय की बात है जब परिस्थितियाँ बनेगी, जब चुनावी रणबेरी बजेगी, उस समय कहाँ से चुनाव लड़ना, क्या लड़ना, वो उस समय तय करेंगे। वर्तमान में तो हमारे लोगों के लिए लड़ना है, इस बात को तय करना है। पर एक राज की बात बताइए, उमेदवार राम को आपने चुनाव जिता दिया। इंडिया अलायंस था हमारी पार्टी का, और गठबंधन धर्म में उमेदवार राम जी ने हमारे पार्टी के साथ छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे नेताजी ने अगर गठबंधन कर दिया तो हमारा धर्म बनता है कि उनको जिताएं, उनके साथ में खड़े रहे, और इसी उद्देश्य के साथ जुबान के पीछे हम उनके साथ में खड़े रहे। बाकी कोई दूसरा तीसरा कारण नहीं। बाद में अलग अलग हो गए तो अलग तो फिर हमारी पार्टी अलग, तो फिर उनको उनके साथ क्यों भागेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। फिर जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? तो चुनाव तो साथ थे, अब अलग अलग है। वो उस समय चुनाव के समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि हमें साथ रहना था। पर सुना है कि आपने 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रखी है, आप उनको भुगतान कैसे करते हैं? खिलाते क्या है, पिलाते क्या है? जब देखो आपके साथ खड़े थे। ये जो आपके आगे आने वाले चुनाव के लिए कह दीजिए, कोई आंदोलन के लिए कह दीजिए, समाज के लिए, लेकिन ये कैसे आपका मैकेनिज्म है? सबको हाउ मेंटेन? साहब ये तो सब ऑटो मोड पे चल रहा है अभी वर्तमान समय में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कार्यकर्ता चला रहे हैं। मेरी गाड़ी है, उसको भी कार्यकर्ता चला रहा है, चल रहा है जैसे भगवान की दया से। बाकी मजबूत है मेरे लोग जो प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं तो भगवान से ये निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, बजरंगबली से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और आने वाले समय में काम करूं। आप मुझे ये बात भी याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे गांव अराबा में, डोली अराबा मेरा एक ही गांव है, APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, रक्षा विशेषज्ञ, और जो बड़ी बड़ी हमारे विज्ञान की नई दिशा देने वाले। उस समय हमने उनको करीब से देखा था। एक सुजलम योजना उन्होंने पानी के लिए शुरू की थी। बाड़मेर जिले में लगभग 24 या 28 जगहों पर ऐसे उन्होंने प्लांट लगवाए थे, खारे पानी को मीठा पानी करने के लिए। तब हमारे वहाँ कलाम साहब 15 दिन रुके थे। तो कलाम साहब का मैंने बहुत करीब से देखा कि साहब का नेचर ये था कि कुछ बने ना बने, कि हम हमारे लिए नए लोग कितने तैयार कर सकते, एक नए लोगों की अपार संभावनाएं कैसे तैयार कर सकते, इसके लिए उनसे ये मैंने सीखा। और उसके बाद कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए, और कलाम साहब ने जहाँ पर जो किया हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, उस अराबा की भूमि पर, मेरी भूमि पर, हम कलाम साहब के लिए बहुत बड़ा स्टेचू, मूर्ति अनावरण के लिए भी हम 5-5 रुपये सबसे कलेक्ट करेंगे। कलाम साहब ने कहा था कि देश में अगर विकास चाहिए, इस भारत को आगे बढ़ाना है, तो हर भारतीय का उसमें सहयोग होना जरूरी है। उसी तर्ज पर अराबा में ये काम करने के लिए हर एक आदमी से 5 रुपये 10 रुपये लेकर वो स्टेचू बनाएंगे, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए जीवित उदाहरण छोड़ेंगे कि हम जैसे लोगों को प्रेरणा देके गए कलाम साहब, या 15 दिन हमारे यहाँ रुके थे। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, ये थान सिंह डोली क्या है? कोई समझ नहीं पाते।
एक मिनट में कौन सा मुद्दा उठाते हैं, दूसरे मिनट में कहीं और नजर आते हैं, और फिर पता लगता है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है, फिर पता लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है। कई बार आपके फोटो कईयों के साथ आते हैं, तो समझ में नहीं आता कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे। कहीं नहीं जा रहा हूँ वर्तमान में, मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और जिस संकट मोचक ने मेरे ऊपर भरोसा किया उसके साथ ईमानदारी से लगा हुआ हूँ। मुझे इस काबिल तो बनाया हुआ हूँ, डायरेक्ट एसपी साहब, कलेक्टर साहब मेरे से बात करते, डायरेक्ट सीएम साहब से मैं मीटिंग करता हूँ, डायरेक्ट किसी भी अधिकारी से मिलना रहे मिल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है और ये मेरे अपनों ने दी है, इसके लिए मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। कितनी बड़ी बात कही है चलते चलते कि हमारे अपनों की जो ताकत होती है मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चाहे परिवार हो, समाज हो, पार्टी हो, आपका मोहल्ला हो, आपका क्षेत्र हो, आपका राज्य हो, आपका देश हो, और या फिर विश्व कुटुंब की बात करें तो पूरी दुनिया हो, एक दूसरे के प्रति अगर भरोसा मजबूत रखते हैं तो थान सिंह डोली जैसे व्यक्ति तैयार होते हैं। इन्होंने भरोसा रखा हनुमान बेनीवाल का। नेताजी हनुमान बेनीवाल ने इन पर भरोसा किया, और उस भरोसे के माध्यम से एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता आज पूरे मारवाड़ के अंदर एक अपनी अलग तरह की छवि बनाने में कामयाब हुआ है। अब आने वाले समय में चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, किस मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगली बार आपसे फिर किसी ऐसी ही हस्ती से होगी मुलाकात, और फिर उनके साथ शुरू करेंगे सवाल और जवाब का सिलसिला। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।